ज्ञान के सागर से मोती चुन लाए हैं, बातों ही बातों में सबको महकाए हैं। स्वागत में जिनके दिल खिल जाते हैं, आप ही के लिए हमारे मेहमान आए हैं। स्वागत में जिनके दिल खिल जाते हैं, आप ही के लिए हमारे मेहमान आए हैं। स्वागत है आपका इस कला के मंच पर सुश्री कजल राठौर और श्रीमान कांतिलाल वरोटा सर। एक प्रस्तुतकर्ता जोड़ता है सबके दिल, बातों ही बातों में मिल जाते हैं साहिल। ये सिलसिला है अदब का, ये गौरव की बात है, जब कला की रोशनी साथ आपके है। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी और बड़े हर्ष का विषय है कि आज के मेहमान यानी हमारे मेहमान आज के हैं आदरणीय काजल राठौर, और इनका साक्षात्कार हम दो व्यक्ति मिलकर ले रहे हैं, यानी मैं आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी और मेरे साथ प्रकांड विद्वान श्रीमान कांतिलाल वरलोटा सर हैं, और साथ में आज के मेहमान हमारे काजल जी हैं। तो मैं कांतिलाल वरलोटा सर और काजल जी का इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो सर, आप बताइए कि आप काजल जी के संदर्भ में आप किस प्रकार की बातें और किस प्रकार का भाव रखते हैं। आपका स्वागत है कांतिलाल वरोटा सर। सभी को नमस्कार। कांतिलाल की ओर से स्टूडियो नंबर 1 पर मैं बात कर रहा हूं, और आज हम बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची यहाँ पर हमारे साथ है, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कह दो, संगीत में भी दक्ष और पढ़ाई में भी दक्ष। तो ऐसी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, इनका नाम है काजल राठौर जी, और इनसे हम और संतोष जी दोनों मिलकर बात करेंगे। काजल, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा इतना प्यारा सा वेलकम किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया शुक्रिया काजल जी। तो हमारा फर्स्ट राउंड अब शुरू हो रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इससे हमारा पहला प्रश्न यह है कि आप बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और आपको के जन्म समय क्या स्थिति, क्या परिस्थिति थी जो आप अपने माँ बाप से सुनी है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, जन्म के बारे में। पहले तो मैं बताना चाहूंगी, एमपी की रहने वाली हूँ, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है ढिलमा, वहाँ का मेरा ओरिजिन है, और मेरा 2007 18 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। और उस टाइम पे कोई हॉस्पिटल तो था, लेकिन मैं नाइट में मेरा जन्म हुआ, बर्थ हुआ। एंड मेरी मम्मा पापा का इतना कोई स्पेशल मैंने सुना नहीं, तो बस, लेकिन कहते हैं कि बहुत अच्छा दिन तो नहीं था, फिर भी लिटिल बिट बेस्ट था। और उस टाइम पे आई थिंक शादी का भी माहौल था। अच्छा, शादी का माहौल था। तो जब आपका जन्म हुआ था तो मतलब देखा गया कि भाई आप दृष्टिबाधित हैं, आपकी आंखें नहीं खुली थे, तो उस वक्त कैसा लगा, क्या था सबका नहीं परिवार का? नहीं, मैं बर्थ से ही दृष्टिबाधित नहीं हूँ, मेरा बर्थ के आफ्टर बाद हुआ है, तो ऐसा था। कितने साल बाद हुआ आपके जन्म के दृष्टिबाधित, और कैसे हुई ये बताओ। दृष्टिबाधित मतलब कुछ क्या था आपके? आई थिंक मेरी मम्मा बताती हैं कि तू जब 1 ईयर की हुई, मेरे को बाई चांस स्टोरी सुनाती हैं, तो तुम्हारी आँख ना जो मतलब ऐसे बड़े बड़े हो जाते थे, उसमें वाइट कुछ बिंदी टाइप का पड़ जाता था, दिखने लग जाता था, दिन भर आंसू निकलते थे मेरे आंखों से। मेरी मम्मा का कभी हैंड जो था वो कभी फ्री ही नहीं होता था, क्योंकि वो हमेशा मुझे संभालने में ही लगी रहती थी। तो बस मेरी मम्मी का लाइफ तो
मेरे से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा था। अच्छा, जी आपके संतोष। परिवार में कोई और दृष्टिबाधित हैं या फिर आप अकेली हैं? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे ब्रदर हैं, वो उनको थोड़ा विजन है, लो विजन है वो। अच्छा, आपसे बड़े हैं या छोटे? सबसे बड़े मेरे भैया हैं, उसके बाद मेरी बहन है जो कि नॉर्मल है, उसके बाद मैं हूँ। अच्छा अच्छा, और आपके भाई कुछ करते हैं या बहन कुछ करती हैं या पापा? पापा मेरे फार्मर हैं और मम्मा मेरी होम मेकर है। जी और आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट फैमिली है मेरे लिए। सबकी फैमिली तो होती है। एंड मेरी बहन BA-LLB कर रही है और मेरे भैया अभी फिलहाल जो बच्चों को इंस्ट्रूमेंट सिखाना होता है तो वो सिखाते हैं और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बात है काजल। तो हाँ संतोष जी, आप अगला प्रश्न पूछिए इनसे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जैसे जन्म हो गया, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में परिवार का बता ही दिया, लेकिन आपके रिश्तेदारों का क्या ख्याल रहा आपको लेकर के? इतना ओल्ड थिंकर भी नहीं है मेरे, मतलब कि जो रिलेटिव हैं जी वो सब लोग अंडरस्टैंड किए थोड़ी बहुत, और बाई चांस तो होता रहा, लेकिन मेरी मम्मा पापा उन सब चीजों को इग्नोर करते रहे और बस ऐसे मुझे आगे बढ़ाते रहे। चलिए, आपके मतलब परिवार का पूरा सपोर्ट मिला आपको, है ना? हाँ हाँ, जी बाई चांस लो हो गया तो उसे एक न्यू टाइप का कहते हैं ना कि जब चॉकलेट पिघल जाता है तो उसे फ्रिज में रख देते हैं तो बेटर हो जाता है, तो वैसे ही था। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी संतोष जी। तो अच्छा, फिर आपको विद्यालय के बारे में किसने बताया आपके मम्मा पापा को कि ये पढ़ सकती हैं या इसका पास में स्कूल है? थोड़ा इस संदर्भ में बताइए कुछ। मेरी मम्मी पापा को आई थिंक मेरा तो बर्थ ही नहीं हुआ था, लेकिन मतलब जो मेरे भैया थे वो पहले से ही पढ़ रहे थे, है ना? जी तो उसी हॉस्टल में मेरी भी पढ़ाई हुई, अनूपपुर, जो कि मेरे विलेज से 35 किलोमीटर दूर है। जी अच्छा, तो आपको बचपन में खाने पीने में क्या पसंद था? कुछ याद है या कुछ बचपन की शरारतें जो आपको हाँ। अभी याद आती हैं? मैं बचपन में तो बहुत ज्यादा, मतलब इतना भी नहीं थी नॉटी, पर थी, मैं सबको परेशान किया करती थी और आई थिंक सबसे छोटी थी तो मुझे सबको ही प्यार भी उतना ही दिया तो ऐसा कुछ खास नहीं। पर मुझे बचपन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था, चॉकलेट। जब भी मेरे को मम्मा 1 रुपए 2 रुपए देती थी, पहले तो सिक्के चलते थे ना बहुत ज्यादा, तो मैं तुरंत दौड़कर जाती थी और मेरी मम्मा मुझे हमेशा डांटती थी कि तेरे हाथ में पैसे देने ही नहीं चाहिए हमेशा कहती थी। तो ये मेरी बेस्ट थी। और मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरे टीचर्स थे हमेशा मुझे आगे बढ़ाया और मैं आई थिंक अपनी हॉस्टल में सबसे फेवरेट गर्ल थी वहाँ। क्या बात है। अभी भी आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमें लगती है ना? नहीं, ये तो आपका वो है। तो ये बताओ आप हमको कि जब आपको स्कूल में भर्ती करा दिया गया है ना, तो वहां पे मतलब आपको जब हॉस्टल में छोड़ा गया आपको, क्योंकि घर से दूर जब बच्चे चले जाते हैं तो मम्मी पापा का प्रेम तो रहता ही, लेकिन क्योंकि बच्चे मम्मी के बिना रह नहीं पाते, तो ठीक है। आपको कैसा लगा और आप कैसे मतलब अपने आप को वो किया अपने? देखिए, मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं होता है अभी जब सुनती हूँ तो अपने चाइल्डहुड की स्टोरी, कि हाँ जब मैं फर्स्ट दिन गई तो मैंने नहीं रोया उस टाइम पे। जैसे बच्चे होते हैं ना कि पेरेंट्स के सामने रोने लग जाते हैं, बट उस टाइम पे मैं नहीं रोई। बट जैसे ही रात हुआ तब मैं रोई, क्योंकि मेरे भैया भी रहते थे मेरे साथ, तो उस टाइम में छुप छुप के रोया करती थी मैं और फिर एक बार और देखने आए थे मुझे, तब रोई थी मैं, बल्कि पापा के सामने, कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। उस टाइम में मेले जो होते हैं स्कूल में लगते थे, तो उस टाइम पे मेला छोड़कर मैं रो रही थी कि मुझे घर जाना है, बस इसी टाइम पे रोई। और मेरा हॉस्टल में एक दीदी थी जो खाना बनाती थी, वो एज अ मदर के उससे रखी मुझे। तो आपके भाई बहनों और माँ बापों, मतलब माता पिता और भाई बहन के साथ में आपका व्यवहार कैसा लगा और आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं? मुझे आई थिंक सभी कोई प्यार करते हैं, लेकिन जो मेरी मम्मा है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। मुझे कभी ऐसा कोई वो नहीं करते कि मेरी बहन है तो मुझे
इस चीज से दूर रखे। मुझे सभी कोई बहुत प्यार करते हैं और मुझे प्राउड है अपनी फैमिली पर। चलिए, हम भी आपके सभी फैमिली वालों को इस स्टूडियो से प्रणाम कहते हैं। और अब इस सेशन के लास्ट में जाने से पहले आपको कुछ और बताना है अपने बचपन की यादें, बातें को लेकर के जो आपको अभी और बताइए आप। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं आई थिंक 4 या 3 ईयर्स की थी, तो खेलती तो थी मैं, लेकिन जब गाना चलता था ना, जैसे कोई भी सॉन्ग होता था, तो मैं उसे सुनकर उसे गाने लग जाती थी। एक सॉन्ग था, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो मैं उसको मम्मा को बोलती थी कि मम्मा आप है ना इसको आरती में गाओ, तो सब कोई बहुत हंसते थे। और बस ये मेरी छोटी सी वो थी एक मेमोरी जो आई थिंक मेरे लिए बेस्ट थी। अच्छा, तो 2 लाइन, एक आध लाइन गुनगुना के बता सकती हैं क्या इस गाने को? क्योंकि बचपन के गाने तो आदमी कभी नहीं भूलता ना। लेकिन मुझे तो याद नहीं है, बस मैं थोड़ी सी सुनती थी पहले, होता था ना थोड़ी छोटा सी सा एक ringtone type का। लाइन गाओ आप हमारे श्रोताओं के लिए। हाँ। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अब इस सेशन के आखिरी में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी? श्रेया घोषाल का कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। आई थिंक श्रेया घोषाल जो मेरे लिए है वो बहुत ज्यादा मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ और शी इज माई गॉड। अच्छा, तो श्रेया घोषाल का आपको कोई भी गाना सुनवा दे, है ना? या ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कांतिलाल सर, आपको भी धन्यवाद। और अभी ये हमारा साक्षात्कार चल रहा है, तो आप कहीं मत जाइए। श्रेया घोषाल जी का गाना आदरणीय काजल राठौर जी के पसंद पर आप सुनिए। मैं मिलता हूँ जल्दी ही ब्रेक के बाद। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ मैं फिर एक बार दूसरे सेशन में। और आज के मेहमान यानी हमारे मेहमान आज की हैं आदरणीय काजल राठौर जी। और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार ले रहे हैं हम यानी आपके होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी, और हमारा साथ दे रहे हैं आदरणीय कांतिलाल वरलोटा सर। तो आइए अब हम बात करते हैं आदरणीय काजल राठौर जी से। एक बार फिर काजल राठौर जी का और कांतिलाल सर का स्टूडियो में फिर मैं स्वागत करता हूं। हाँ सर। हाँ, तो काजल आप आ चुकी हैं। और काजल, सबसे पहले तो आपका दूसरे सेशन में स्वागत है। बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाया श्रेया घोषाल का। तो काजल, अब हम आपसे बात करेंगे आपकी शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ अपनी स्कूल की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप स्कूल शिक्षा आपकी कैसी हुई, कहाँ हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी 1 से 8 स्टैंडर्ड तक मेरी अनूपपुर में ही पढ़ाई हुई। एक हॉस्टल था जिसका नेम है CWSN। आफ्टर दैट फिर मैंने MDKS जो कि इंदौर में स्थित है, तो वहाँ पर मुझे किसी के कांटेक्ट के द्वारा, मतलब जो एक सर थे कौशल सर जिनका नाम है, फिर वहाँ गई। तो 9 से 12 तक मैंने पढ़ाई की और अभी फिलहाल मैं ग्रेजुएशन करूंगी। संतोष जी। जी, तो आप ये बताइए कि आपको सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका?
मेरा कोई खास नहीं है, बट थोड़ी बहुत, मतलब मैं म्यूजिक को सीखना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट टू बिकम सिंगर, दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न। तो ऐसा कोई खास नहीं है जिसे स्पेशल मानूं मैं। अच्छा, तो म्यूजिक में आपको गाना अच्छा लगता है या कोई वाद्य यंत्र बजाना? नो मैं प्ले नहीं करना आता है मुझे। आई थिंक सब लोग कहते हैं कि तो सिंगिंग में माहिर है, तो मुझे गाना ही अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत गाना बढ़िया। आपको अच्छा लगता है ना? हाँ सर। या अच्छा। तो संतोष जी। जी हाँ। हाँ, तो अब आप बताइए कि आपके स्कूल में जो है सबसे फेवरेट यानी आपके पसंदीदा शिक्षक कौन से थे और क्यों? हर एक स्कूल में चेंज होता गया, तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, शुरू में बट जैसे अभी मान तक। लीजिए जहाँ फर्स्ट से आप पढ़ी वहाँ कौन से थे, फिर जब इंदौर में आई तो कौन से थे? ओके। तो फर्स्ट से 8th तक पढ़ी तो एक प्रीति सिंह परिहार मैम है। वो मतलब मुझे सच में, मतलब वहाँ मैंने बताया पहले भी कि मुझे लाइक अ चाइल्ड जैसे रखते थे, खुद की डॉटर जैसे रखते थे। तो प्रीति मैम मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवरेट थी। वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती थी, हर एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करती थी, इसलिए वो मेरी फेवरेट थी। और सभी बच्चों को इक्वल प्रायोरिटी देती थी वो, इसलिए। और इंदौर में? इंदौर में जो मेरे फेवरेट टीचर थे, वैसे तो रजनीश श्रोत्री सर हैं। वो मेरे फादर जैसे हैं। मैंने कभी उनको शो नहीं किया क्योंकि फिर हम बड़े हो गए तो फिर हम वो नहीं कर सकते। बट उनका जो सब्जेक्ट था साइंस, बड़ी फनी बात होगी ये तो, मुझे पसंद नहीं था, बट जो उनका एक्सप्लेन करने का तरीका था वो मुझे बहुत पसंद था, और वो मेरे आइडल हैं। क्या बात है, अच्छा। क्या बात है। तो अब हाँ पूछे सर। हाँ, नहीं आप पूछिए बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आप आगे क्या बनना चाहती हैं आप? मैं एक वॉइस एक्टर एंड सिंगर बनना चाहती हूँ। जी, तो आप मिमिक्री भी करती हैं क्या? मिमिक्री नहीं करती, अपने हाँ, खुद का क्रिएटिविटी करती हूँ, मुझे हाँ, खुद का जैसे अच्छा लगता है। जैसे थोड़ा बहुत जैसे अभी कि कुछ सुना दें। छोटे छोटे रैम्स लिखना, मतलब अपने कोई थॉट्स है वो लिखना, किसी को हैप्पी करना, मीन्स ऐसे हो जाता है, वो बाई चांस माइंड में आ जाता है तो वो कर सकती हूँ। और जैसे कभी मतलब सीखती हूँ सीरियल्स में कैसे डायलॉग्स होते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन सीखती हूँ मैं। एक छोटा सा डायलॉग हैप्पीनेस के तौर पे हमारे श्रोताओं को सुनवा दें आप अपने मुखारबिंदों से, जो आपको सबसे फेवरेट डायलॉग हो आपका। जी, याद आ रहा है कुछ छोटा सा? आपके स्कूल में जो है आपके मतलब फ्रेंड्स जो थे, आपके साथी, मतलब उनसे आपका कैसा था स्कूल में? सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, चाहे वो फर्स्ट से आपने वहाँ अनूपपुर में पढ़ाई की, और वहाँ का पहले बताइए हमको। ऐसा है कि मैं कभी फ्रेंड बनाती नहीं हूँ, बट वहाँ का मतलब जो भी थे, मतलब नो एज अ क्लासमेट, और जो मेरी सीनियर छोटे बड़े सब थे, तो मुझे उन लोग के साथ रहने में बहुत मजा आता था। और अभी भी मैं उनको सबको मिस करती हूँ, क्योंकि हमेशा मतलब मुझे लगता है कि सब लोग के साथ पढ़ाई करना एंड वर्क करना, खेलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी, आई थिंक मैं ऐसे मान लेती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे एक चांस मिला कि फ्रेंड के साथ रहूँ। जो भी समझे उसे, मैं एज अ सिस्टर से ही समझती हूँ सबको, क्योंकि मैंने आज तक कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए। जी। और आपका इंदौर में फिर कैसा, मतलब वहाँ पे? वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बेस्ट था, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज में। जी संतोष जी। हाँ। आपके कोई जो आपके फ्रेंड जो सबसे प्रिय आपको हो, कुछ सहेलियां होंगी जो अभी भी याद रखती होंगी आपको, आपकी अभी भी उनकी आपसे क्या मुलाकात चीजें होती आपको है, अच्छी आपकी लगी? दोस्त है, उनके बारे में उनका कुछ बताइए, उनका नाम भी बता सकती हैं आप। ओके। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरी कोई खास नहीं है, बट ऐसे हमेशा मुझे सपोर्ट करने वाली प्रेरणा, रक्षा, साक्षी, रघुवंशी एंड और भी बहुत सारे लोग थे। सलोनी दीदी जो मेरी बड़ी दीदियां थी, साक्षी दीदी,
तो ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे और हमेशा जब भी मैं सैड होती कोई ना कोई मुझे मना ही लेता था। मतलब सभी मेरे लिए ऑल ओवर थे, कोई स्पेशल नहीं था। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, एक बात हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसी कोई घटना बताओ, या मतलब या तो बहुत ज्यादा आप स्कूल में शरारत रही हो, या किसी घटना से आप दुखी हुई हो। पहले तो आप अपनी कोई शरारत बताओ जो स्कूल में आपने की हो, जो बहुत ज्यादा, और उस पर आपको डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो, या कुछ भी हुआ हो, ये पहले बताओ। मेरी शरारत तो एवरीडे ही रहती थी, बट मेरे लिए सबसे खास ये थी कि है ना, जब हम लोग वेन में या फिर बस में जाते थे तो मुझे सब कोई चुप कराते थे, लेकिन फिर भी मैं ऐसे जैसे बिल्ली की आवाज होती है म्याऊं म्याऊं करके और उन लोग को परेशान करती थी, और किसी को तो मैं शांति नहीं बैठने देती थी। कोई नहीं, डांट पड़ेगी तो देखा जाएगा, बस ये सोचती थी मैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी थी। अच्छा, अब ये बताओ, आपको किसी घटना से दुख हुआ हो आपके इस विद्यालय में? कोई ने आपको विद्यालय हाँ, विद्यालय में तो नहीं। अभी क्या कहते हैं कि मेरा 1 ईयर स्टॉप है फाइनेंशियल की वजह से, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि मेरे लिए साल वेस्ट होना मतलब कि बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होना। और एक घटना और थी कि एग्जाम में भी कुछ था, तो ऐसा था मतलब अच्छा पढ़ाई करो बट इक्वल नहीं देखा जाता है कभी कभी, तो वो भी था। संतोष जी। तो आप अपने जिंदगी में खुश कब सबसे ज्यादा हुई? मैं अपनी जिंदगी में खुश कब हुई, जब है ना, मतलब एज अ सिस्टर है वो मेरे लिए, तो साक्षी मेरे को जब मतलब मैं उसके साथ खेलती तब मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीनेस वाला टाइम होता, और जब मेरी फैमिली मेरे को एडमायर करती तब। क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत अच्छा लगा आपका ये हो। सर आप। हाँ, मैं एक और चीज आपसे जान लूं, आपके जो विद्यालय में जहाँ आप पढ़ी हैं, हॉस्टल में रही है, वहाँ का मैनेजमेंट आपको कैसा लगता था? मतलब किस तरह से, मतलब वहाँ का ये बताओ, मैनेजमेंट वहाँ का कैसा था? किस तरह से वो लोग आपको रखते मतलब थे? सब लोग सुविधाएं आपको किस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलती किस थी, तरह की वो लोग या देते थे, ये आप हम चाहती जानना थी कि चाहेंगे। कुछ कुछ अभाव रहा, कुछ और मिलती तो कुछ और हम आगे हाँ, क्या इसके बारे में कमी थोड़ी थी, सी। क्या अच्छा था? अभी तक मैंने जितने भी हॉस्टल्स में गए, स्कूल्स में गए, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया। बाकी बहुत अच्छा था, और उनका रखने का सिस्टम, मतलब जो भी। हम्म। आ चुकी है। और अभी हमने कहीं पे एक और चीज पढ़ी थी कि अब बिना राइटर के भी हमारे दृष्टिबाधित जो है वो अपनी परीक्षा खुद लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ तैयार किया जा रहा है, तो इससे आप कहाँ तक सहमत है कि स्वच्छ, मतलब आप स्वयं से अपना पेपर लिखें? और ये अभी कुछ आ रहा है, हमने इसके बारे में जानकारी अभी प्राप्त हो रही है हमें। तो ये मतलब आपको क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आजकल राइटर की बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो कहाँ तक आप इससे सहमत है कि हम अपने पेपर खुद लिखें, ये बताइए आप। ये मुझे नहीं पता कि उसके लिए क्या डिसाइड करेंगी गवर्नमेंट अच्छे वाला। मतलब मेरे हिसाब से अगर स्क्राइब की जरूरत ना पड़े तो बेटर है। अब फिर इसके लिए हमें मतलब गवर्नमेंट एकदम मस्ट कर दे, मतलब कि एकदम लागू ही कर दे कि तुम्हें कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा, जिससे हम अपना कंप्यूटर से बेटर पेपर लिख सकते हैं। हाँ, वो तो बात थी, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को भी आपको ये सुविधाएं देनी पड़ेगी। आपको सिखाएंगी गवर्नमेंट के, मतलब जो टीचर्स हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में। तो ये अभी चल रहा है, इस पर मैंने कल ही कहीं पढ़ा है। तो ये बात है। हाँ संतोष जी। तो बहुत अच्छा लगा। अब ये बताइए कि इस सेशन के में यदि आप कुछ और चीजें बताना चाहती हो हाँ, अपने शिक्षा दीक्षा को लेकर के। और भी कुछ बताना चाहे तो आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी इस सेशन में कि आप हमेशा मैनेज करना सीखिए, क्योंकि जो एडजस्ट करता है वो लाइफ में भी
बहुत कुछ एडजस्ट करना जान जाता है और बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी ही आगे बढ़ जाता है। तो ये करना सीखिए सब भी, बिकॉज एडजस्टमेंट की तो बहुत मतलब कमी हो रही है आई थिंक, तो इसलिए मैंने कहा। जी जी जी। तो इस सेशन के अब जो है इस सेशन में आप ये बताइए अपनी पसंद का कोई एक गीत और बताइए हमारे श्रोताओं को। एक अरिजीत सिंह का गाया हुआ है रहना, वो गाना। रहना एक आध लाइन बताइए जरा, गा के सुनाइए जरा। मुझे एकदम क्लियरली याद नहीं है, बहुत टाइम पहले सुना था। जो भी है आइडिया। सॉरी। हाँ थोड़ा। रहना इसके जैसे कोई बावरी, रहना रहना। तो ये गीत आपको सुनना है, तो आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत, फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। रहना इसके जैसे ही तो बावरी, रहना रहना कितनी खामोशियों से भरी, थोड़ी जागे से खोई खोई सी, सर्द सी फर्श पे सोई सी, गुम हो जैसे चैना, रहना उसके जैसे तो बावरी, रहना रहना। जी हाँ, वेलकम बैक। फिर हम आ गए हैं साक्षात्कार के लास्ट सेशन के पड़ाव में। यहाँ पर हम पूछेंगे आदरणीय काजल राठौर जी से उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में, और मेरा साथ दे रहे हैं आदरणीय कांतिलाल वरलोटा सर। तो बलोटा सर। जी 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 जी। हाँ तो काजल बेटा आपका यहाँ पे फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू। तो अब हम आपसे आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे। तो बताइए, आप जब स्कूल में, जब आप अनूपपुर में थी, तो वहाँ पर आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैंने पहले भी बताया कि मैं सिंगिंग में माहिर थी, तो मैंने बहुत बार इसमें प्राइज विन किया। क्या बात। तो ये मेरे लिए आई थिंक बिग उपलब्धि थी। तो आपको सुगम संगीत और क्षेत्रीय संगीत या शास्त्रीय संगीत में से कौन सा संगीत आपको ज्यादा पसंद है? सुगम संगीत। अच्छा, सुगम संगीत। अच्छा, क्यों? जिसे लाइट म्यूजिक कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बट मैं जो क्लासिकल है वो सीखना चाहती हूँ, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा डीपली होता है। दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न। जी 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 जी। तो सुगम संगीत में आप क्या क्या गाती हैं? भजन गा सकती हूँ, और जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके रोल मॉडल बॉलीवुड सॉन्ग में कौन है? मेरे रोल मॉडल मतलब किनके गीतों को आप ज्यादा पसंद करती हैं? अच्छा, मतलब बोला जाए तो श्रेया घोषाल एंड अरिजीत सिंह, ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। मतलब इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये आपके रोल मॉडल हैं दोनों, है ना? या मेरे फेवरेट सिंगर हैं। और संतोष जी? तो अच्छा, आप जो है पहली बार कब प्राइज जीती थी, मतलब किस क्लास में थी, और कौन सी मतलब गाना को गा करके प्राइज जीता था? यदि याद हो तो बता दीजिए। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो एक कंपटीशन हुआ था, मुझे याद नहीं है अच्छे से, तो उस टाइम मैंने विन किया था। एक भजन गाया था, एक सॉन्ग था कान्हा कन्हैया नंदलाला ओ मुरली वाला। वाह, क्या बात है, क्या बात। कैसा लगा था आपको जब आपने फर्स्ट टाइम आपको प्राइज मिला था? अरे उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटी थी, तो सबसे ज्यादा ही खुश हुई होंगी मैं आई थिंक।
हाँ लेकिन अतुल मुझे ये याद है कि जब मेरे को गिफ्ट मिला, मतलब प्राइज मिला था, तो मुझे मतलब याद है बहुत अच्छे से कि सर एक थे जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने मुझे गोदी पे उठाया था, तो है ना मैंने उनके कान पे वो प्राइज लटका दिया था। क्या बात बहुत बढ़िया, क्या बात है। और हाँ। उन्होंने फिर भी मुझे ऐसे गोल गोल घुमाया था, फिर हमने चॉकलेट भी खाए थे बहुत सारे, मुझे याद है, जो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था ये। मतलब आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है भाई, क्या बात है। या चॉकलेट आई लाइक भाई इट वेरी मच। अभी आप चॉकलेट का नाम ले रही नहीं है, तो ये देखिए मेरे मुंह से लार टपकने लगी। लेकिन आपको नहीं मिलेगी वो। हाँ वो मुझे पता है। अच्छा, तो अब तक आपने कितने प्राइज जीते हैं? यदि कुछ विशेष प्राइजों के बारे में बताएं या विशेष समय के बारे में बताएं कि कब कब आपने जीते। ऐसा था कि मुझे याद नहीं है, बहुत सारे प्राइजेस जीते होंगे वैसे तो, लेकिन जो स्पेशल था मेरे लिए 9 से 12 तक में, तो 10th में एक बार मैंने कंपटीशन जीता था, स्टेट लेवल का था, तो सुगम संगीत में मैं फर्स्ट आई थी उस टाइम पे। क्या बात है, क्या बात है। पूरा एमपी में टॉप किया था, जो आई थिंक बाल रंग प्रोग्राम होता है इंदौर में, तो वो था। तो कौन सा गीत गाया था भाई वहाँ पर जिसमें आपको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तुम हमारे थे प्रभु जी, आई थिंक सुना होगा हाँ सबने। जी 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 जी, वाह भाई वाह। यदि याद हो तो एक दो लाइन बता दो। एक दो लाइन सुनाइए उसकी। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी, बढ़िया। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। थैंक यू, ये तो आपका बड़प्पन है, इतना अच्छा, खास बात आपने है। कभी इंदौर से बाहर भी कभी कंपटीशन में कहीं भाग लिया है क्या? ऑनलाइन या मतलब ऑफलाइन? इंदौर की साइड से गई हूँ मैं, अपने स्कूल के हाँ, साइड से गई कहाँ हूँ, पर? बाकी वही ऐसा कुछ। और मैं हाँ। पार्ट बहुत कम लेती थी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा इक्वलिटी नहीं होती है, तो मिनिमम स्कूल में करना ही चाहिए ये, मतलब सारे बच्चों को एक इक्वल उसमें देना चाहिए, और अपने टैलेंट को शो भी करना चाहिए, किसी को यूजफुल मतलब उसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास उसका टैलेंट है तो उसे मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं बढ़ाओ, लेकिन सारे बच्चों को एक साथ रखकर एक साथ चलो। ये बहुत कम स्कूल्स में होते हैं, इसलिए मैंने कहा सॉरी। अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ बताइए। कि कोरोना के बाद ये देखा गया है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप के जरिए भी वही सवाल कंपटीशन मेरा भी होते था। हैं, तो आपने वहाँ भाग लिया तो कैसा लगा? और कोई कंपटीशन यदि आप जीती हो, और नहीं भी जीती तो भाग लेकर के कहाँ कहाँ भाग कैसा लिया, लगा? कुछ याद हो तो बताइए। ऑनलाइन वाला बताओ। ऑनलाइन जो व्हाट्सएप कोरोना के के जरिए बाद होता है। मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है कि मैंने कंपटीशन में भाग लिया, और मतलब मुझे इतना आता ही नहीं था, लेकिन अगर लेते भी थी तो मेरा ये था कि मैं मोबाइल चलाना आता नहीं था ज्यादा, और चलाती भी नहीं थी, ऐसे पड़ा रहता था, तो सब लोग कंपटीशन में अपना भाग लेते थे, मैं भी ली होंगी कभी। नहीं, अब जो आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कंपटीशन जो हो रहे हैं ना, जो दृष्टिबाधितों के लिए आते हैं, कोई सुगम संगीत करवाता है तो कोई किसी जन्मदिन पर करवाता है, तो उसमें आप भाग लेती हैं? आप जो हो रहे हैं इस समय? लाइट अच्छा करेंगे, लेकिन पहले इस मूवी के बारे में बताइए, लाइट एंड डार्कनेस। ये मूवी आपको कैसे मिली थी वॉइस ओवर के रूप में? एक आई थिंक मुझे याद नहीं है, एक दीदी थी और एक तो आप ही थे आई थिंक। अच्छा। तो आपने मुझे एक देखा कि इसके अंदर एक टैलेंटेड गर्ल है, वॉइस आर्टिस्ट, मतलब अच्छे से डायलॉग बोल सकती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो आपको बहुत सारा थैंक यू। और एक मुझे रोल मिला था प्रीति नाम की लड़की का, वो बहुत ही मतलब वैसे था, ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट रोल था, मतलब बहुत ही ज्यादा वो था, तो उसमें बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, और फर्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था, और मैं चाहती हूँ कि और भी मुझे चांस मिले तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ
जी जी जी, उनका नाम हम आपको श्रोताओं को भी बता दें, वो रश्मि मडवाना ने ये हाँ, रश्मि दीदी थी। रश्मि ने ये कहानी लिखी थी लाइट एंड डार्कनेस, और बहुत ही अच्छी कहानी थी, हम अपने श्रोताओं को बता दें तो ये बात है। संतोष जी, तो और आप कुछ बताना चाहती हैं अपने उपलब्धियों के बारे में तो बता सकती हैं। हाँ मेरे लिए अगर उपलब्धि अभी तो मिली नहीं है, हाँ। जब मिल जाएगी मेरी उपलब्धि तो सबसे बड़ी तो यही आपकी रहेगी कि ख्वाहिश मेरी क्या फैमिली है, को, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं इंडियन आइडल शो में जाऊं और मैं अपनी फैमिली को जितना ज्यादा हो सके उतना हैप्पी रख सकूं, कोई हर्ट ना हो, बस क्योंकि मेरी लाइफ ही मेरी फैमिली। आप जो है ना, हमारी शुभकामनाएं कि आप इंडियन आइडल में जरूर जाएंगे एक दिन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी Thank की you so दुआएं much. और शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन जो है अपने परिवार, समुदाय, राज्य एवं राष्ट्र का नाम रोशन करते हुए इस विश्व पटल पर जरूर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। थैंक यू सो मच। यही तो मेरे लिए सबसे मतलब बड़ा उपहार है कि आपका ब्लेसिंग्स हमेशा रहेगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो रहेगा। तो चलते चलते अब हमारे श्रोताओं को अब आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी? एक भजन है जो कि अभी आई थिंक मुझे याद नहीं है, मतलब अरिजीत सिंह जी के द्वारा गाया गया है, ओ शिव मेरे तुम मालिक हो। तो ये गाना सुनाना चाहूंगी मैं, क्योंकि शिव जी मेरे फेवरेट है और आई थिंक जो सुन रहे होंगे उनका भी फेवरेट हो सकता है। अच्छा, तो एकाक लाइन में यदि आपको आता हो तो एकाक लाइन गुनगुना के बता दें। हाँ, गुनगुना दे थोड़ा यही वाला भजन। ओ शिव मेरे तुम मालिक हो धरती आसमान के, सब कुछ है मर्जी से तुम्हारी, बस में क्या इंसान से। वाह, इनकी तो आवाज ही बड़ी प्यारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत Thank अच्छे you. सुर लगते हैं वो मैं थैंक यू आपको। सो मच। हाँ, मैं इसलिए कहना चाहूंगा इसकी आवाज क्यों इतनी मीठी है, क्योंकि ये चॉकलेट बहुत खाती है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हम लोगों को काजल जी। और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जब भी आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा आप अपना समय इसी तरीके से देंगी और अपने हाँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू जरूर सुने और इसमें हमारी जो भी मिस्टेक्स हो, कुछ भी हो, तो उसमें फीडबैक जरूर दें। तो अपने जैसे अपने जैसे अन्य दृष्टिबाधित लोगों को आप लास्ट में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? जो गुमनामी के अंधेरों में खो गए हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, लाइफ है तो प्रॉब्लम आती रहेगी, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यही तो लाइफ है जो सबकी लाइफ को मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर करके ब्राइट बना देती है। तो आप सभी स्टार है, तो आप हमेशा संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन की पहचान है। आप हैं तो ये दुनिया महान है। बहुत खूब बातें की। हाँ भाई संतोष जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आदरणीय कांतिलाल सर का भी कि आपने हमारा पूरा सहयोग दिया। और सभी श्रोताओं से निवेदन है जितने भी सुन रहे हैं, यदि ये कार्यक्रम आप लोगों को हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, प्रस्तुतियों को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें ताकि हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ सके। तो आप दोनों का एक बार फिर मैं हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, आदरणीय कांतिलाल बलोटा सर और आदरणीय काजल राठौर जी। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिव मेरे तुम मालिक हो धरती आसमान के, सब कुछ है मर्जी से तुम्हारी, बस में क्या इंसान के। ओ शिव मेरे तुम मालिक हो धरती आसमान के, सब कुछ है मर्जी से तुम्हारी, बस में क्या इंसान के। हाड़ मास के हम कठपुतले हुक्म पे तेरे नाचते, हाड़ मास के हम कठपुतले हुक्म
हम पे तेरे नाचते, तुम ही जीवन देते हो, तुम ही राजा शमशान के। ओ शिव मेरे तुम मालिक हो धरती आसमान के, तुम ही जीवन देते हो, तुम ही राजा शमशान के। वो शिव मेरे तुम मालिक हो धरती आसमान के।